हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम प्रमुख शिक्षा नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख शिक्षा नीतियों के बारे में कितनी भी मुख्य बातें याद रखने योग्य हैं, उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई थी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तकें केंद्रित न होकर के उनको बाल केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर एसफाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत प्रमुख क्या क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करने हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से भी जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी क्षमता एवं कुशलता के आधार पर उसको अवसर प्रदान करना ही जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम है, यानी कि उसके स्कूली बस्ते के भार को कम किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव: बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और उसमें स्वयं सुधार करे। यही एनसीएफ 2005 की रूपरेखा सुझाती है। सीखना सक्रिय सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता यानी कि बार बार नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रिया को दोहराना नहीं चाहिए। कि सीखने में डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा और संस्कृति को भी प्रत्येक जगह सम्मान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाए। बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात कही है, जिसमें है पहला सुनना, दूसरा है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना। आकलन व मूल्यांकन: सतत व व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक आकलन। क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए।
सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मूल्य को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण स्थापित करके किया जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है, जैसे है करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि एवं मिश्रित विधि। इन 5 विधियों पर एनसीएफ 2005 जोर देता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो सही उत्तर है उत्तर रचनावाद की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक सुविधादाता की। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य है बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर। शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय कर दिया गया है। आरटीई का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 में कुछ धाराएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धारा 12 इससे संबंधित है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर है 25%। धारा 13 प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। धारा 14 किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। धारा 15 में व्यवस्था है बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 में व्यवस्था है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। धारा 17 के द्वारा बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना बिल्कुल वर्जित है। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। धारा 27 आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि जनगणना में,
चुनाव में और आपदा में इन कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता है। धारा 28 व्यवस्था करता है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या होता है, तो इसका उत्तर है 30:1। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 35:1। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो उस विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात होता है 40:1। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान है 1 अध्यापक और 5 शिक्षक की। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो 45 घंटे कार्य होते हैं उसके लिए। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का कार्य दिवस होता है 800 घंटे एवं 200 दिन। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है 1000 घंटे और 220 दिन। आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, तो कक्षा 8 तक बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से उनके विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी, तो 1 किलोमीटर तक हो सकती है। आरटीई 2009 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष क्या होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है अभिभावक। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो सही उत्तर है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। आरटीई 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कब तक कितने वर्ष तक की है, तो 18 वर्ष तक की इनको दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बना था। आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा, तो इसका लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। शिक्षा समिति एवं शिक्षा आयोग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियों एवं आयोगों का गठन शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया, मगर जिस आयोग ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर समग्रता से विचार किया उसमें 14 जुलाई 1964 में बने कोठारी कमीशन का जिक्र किया जाता है। साल 1948-49 में बने राधाकृष्ण कमीशन ने केवल उच्च शिक्षा पर विचार किया, वहीं मुदलियार कमीशन ने केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया। भारत में स्वतंत्रता से पहले बनी कुछ समितियां आयोग हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद। कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का गठन 1818 में हुआ। चार्ल्स वुड समिति, इस समिति का गठन 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा किया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हंटर शिक्षा आयोग, इसका गठन 1882 में किया गया। हंटर शिक्षा आयोग का उद्देश्य भारत में महिला शिक्षा को विकास करना था। सर थॉमस रेले आयोग, इस आयोग का गठन सन 1902 में हुआ। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ। इसमें स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। हार्टोग समिति, इस समिति का गठन साल 1929 में किया गया। इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। सार्जेंट योजना, इस समिति का गठन 1944 में किया गया। इसमें 6 से 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो समितियां बनी हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर एस
राधाकृष्णन आयोग। इस समिति का गठन सन 1948 से 49 में किया गया। इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई। मुदलियार शिक्षा आयोग। मुदलियार शिक्षा आयोग का गठन 1952-53 में किया गया। इसे भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इस समिति के द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार किया गया। डॉक्टर डी.एस. कोठारी आयोग। इस आयोग का गठन सन 1964 में किया गया। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया। इसे 1992 में संशोधित किया गया। इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। इसमें एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। एम.बी. हुड समिति। इस समिति का गठन 1989 में किया गया। दूरस्थ शिक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। जी. राम रेड्डी समिति। इसको साल 1992 में गठित किया गया। इसे दूरस्थ शिक्षा पर केंद्र परामर्श समिति भी कहा जाता है। प्रोफेसर एस. पाल समिति। इस समिति का गठन सन 1992 में किया गया। इस समिति में बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने की बात कही गई। बच्चों को बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना पर जोर दिया गया। अगला है रामलाल पारेख समिति। इस समिति की स्थापना 1993 में गठित किया गया। इस समिति के माध्यम से बीएड पत्राचार समिति की शुरुआत की गई। बीएड को पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति। इसका गठन 1994 में किया गया। इसमें पत्राचार बीएड की अवधि जो है 14 माह तक कर दी गई। प्रोफेसर आर. टकवाले समिति। इस समिति का गठन 1995 में किया गया। इस समिति में सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड शामिल है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसका गठन 2005 में किया गया। इसमें ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना और प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति। इसे साल 2012 में गठित किया गया। इस समिति का गठन शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच के लिए किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में सदस्य समिति का गठन किया गया। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। वर्धा योजना या बेसिक या बुनियादी शिक्षा। बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना के प्रतिपादक महात्मा गांधी जी हैं। उन्होंने हरिजन में अनेक लेख लिखकर शिक्षा की कमियों को दर्शाया एवं वर्धा में अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शिक्षा की एक बेस तैयार की गई जिसे बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना निम्नलिखित थी। इस योजना में व्यवस्था थी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें। विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। कृषि एवं हस्तशिल्प की व्यवस्था दी जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं जैसे चाक, डस्टर, पुस्तक, खेल सामग्री, फर्नीचर आदि को देना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में जरूरी है 2 कमरे, 2 शिक्षक और 1 बरामदा। ऑपरेशन का अर्थ है युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूरा करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक स्कूल में 2 शिक्षक अनिवार्य हैं।
उनमें से एक महिला शिक्षक का होना जरूरी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर हो जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, जब बच्चे को हम उसकी अभिरुचियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य बिंदु क्या हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है, यानी करके सीखने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान महत्वपूर्ण है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। नंबर 1 पे टीचर, बालक और पाठ्यक्रम। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिज्जू भाई को दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की एक शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। NEP सुधार 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। NEP 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। प्रारंभिक शिक्षा NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन किया गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों,
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।